हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 17, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस पूरे बैच के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या आपको मिलने वाला है इस पूरे बैच में, वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारा 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कम्प्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपका जीके जीएस का पूरा कंटेंट यहाँ पे कवर होगा। कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका डिस्कशन होगा, इनकी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा। साथ ही में 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, दो फीचर्स मिलेंगे। पहला तो ये, अगर आपको ये सभी वीडियोस को फ्री में देखना है तो उसके लिए करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर आपको विजिट करना है। वहाँ पर आपको सभी वीडियोस फ्री में मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इसकी पीडीएफ नोट्स एंड साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट को अटेम्प्ट करना है बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हैं, साथ ही में रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा पेड एप्लीकेशन पे जो बैच है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे आप उसको ज्वाइन करोगे तो आपको डेली एप्लीकेशन पर क्लासेस मिलेंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट रहेगा। सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा। जो भी क्वेश्चंस बहुत बड़ी आपके एग्जाम में आए हैं, यानी कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो होंगे, उनका भी डिस्कशन होगा। पूरा कंटेंट आपका बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। एंड बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे होगा विद लेटेस्ट पैटर्न, राइट। तो इन सभी फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन, जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप, आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ जीके जीएस के पेड वीडियो में ये पूरा बैच यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं कलिंग युद्ध की, तो ये आपको रिलेट करना है सम्राट अशोक से, और उनके 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं सम्राट अशोक की, तो इनका संबंध कौन सी डायनेस्टी से है, मौर्यन डायनेस्टी से। तो ये भी हम सभी जानते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था उनसे रिलेटेड है कौन, सम्राट अशोक। और इन्हीं के द्वारा लड़ा गया था कलिंगा का युद्ध, कलिंगा वॉर, जिसके बाद में इन्होंने ये जो बौद्ध धर्म है उसको अपना लिया था, क्योंकि उस समय पे उस युद्ध के दौरान जितना भी भयानक रक्तपात और पीड़ा पर उनका मतलब हुआ था, उसकी वजह से उनको गहरा पश्चाताप हुआ, जिसके बाद में उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद में जो बौद्ध धर्म था उसको अपना लिया था। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और शिलालेख कौन सा है, 13th रॉक एडिक्ट है, जहाँ पर शिलालेख, उसी शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, मालाबार तट भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, हमारी जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनके अलग अलग जो तट है ना, उनको अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मालाबार कोस्ट की, जैसे आप मैप में देखोगे, ये है यहाँ पर मालाबार कोस्ट, और ये कौन सा स्टेट है यहाँ पे, केरला। तो इसीलिए जो केरल का कोस्टल एरिया है, जो कोस्टल लाइन है ना ये वाली, इसी को ही हम यहाँ पर मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा कुछ हिस्सा यहाँ पे कर्नाटका का भी आता है, जो कि मतलब मालाबार तट में शामिल हो जाता है। बट अगर हम मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ मालाबार तट की बात करें तो वो आपको केरल में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पर पूरा आपका कौन सा, मालाबार तट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी झोपड़ियां हैं। तो देखिए, अभी तक तो सेंसस नहीं हुआ है, अगले साल प्रस्तावित है कि वो होगा। ठीक है, मतलब 2027-26 तक ये पूरा कर देंगे यहाँ पे पूरा सेंसस। बट ये हर 10 साल में होता है। लेकिन अब देखो, 2011 में हुआ था तो नेक्स्ट सेंसस होना था 2021 में, लेकिन उस समय हम सभी जानते हैं कि कोरोना था, इसके अलावा काफ़ी सारे इश्यूज थे, जिसकी वजह से सेंसस नहीं हो पाया। लेकिन अब ये होगा, उसके लगभग 3-4 साल के बाद में वापस से सेंसस ये होगा। ठीक है, मतलब 21 में होना था, बट उसके बाद में अभी 5 साल का डिले आप मान लो, तो ये अब 2026-27 में प्रस्तावित है। ठीक है, तो अभी तक जब तक ये नहीं होता है तब तक जो पुराना डेटा होगा 2011 का, उसी को हम मानेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा
जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वो आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगी। और महाराष्ट्र में आपने देखा होगा ना, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम भी वहीं पर है, जिसको हम धारावी के नाम से जानते हैं, राइट। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लम पॉपुलेशन है वो आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है। तो अगर हम बात करते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर टेम्पल, ये आपको किस राज्य में देखने के लिए मिलेगा, तो ये आपको तमिलनाडु राज्य में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखना है। तो बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर, तमिलनाडु में। और ये जो मंदिर है वो तमिलनाडु का जो थंजावुर शहर है वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और ये पूरा टेम्पल समर्पित है भगवान शिव जी को। तो शिव जी को समर्पित ये पूरा टेम्पल है, आपको थंजावुर शहर में तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगा। और इसे राजराजेश्वरम या फिर पेरुविद्यार कोविल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम आए बृहदेश्वर मंदिर या फिर राजा राजेश्वरम के नाम से आए तो आपको लगाना है क्या, टिक, तमिलनाडु। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसके अलावा ये पूरा टेम्पल भगवान शिव जी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए होगा कि बिहार के मिथिला क्षेत्र में मछुआरों के द्वारा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं बिहार के जो मिथिला क्षेत्र के मछुआरे हैं उनके द्वारा जो यहाँ पे एक तरीके से नृत्य किया जाता है, लोक नृत्य, फोक डांस, उसको कहा जाता है कौन सा, दैट इज कमला। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो बिहार का मिथिला क्षेत्र है ना, वहाँ पे जो मछुआरे होते हैं उनके द्वारा होता है कमला नृत्य। और इसमें क्या होता है कि इस नृत्य उत्सवों के दौरान में यहाँ पे जैसे जल केंद्रित आजीविका, उर्वरता, ये सब के लिए वो जश्न मनाते हैं। और ये मैथिल मछुआरों का एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को दर्शाता है। तो आपको रिलेट करना है मछुआरों से, मिथिला क्षेत्र बिहार का, और इसमें कमला को आपने रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर होगा कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय ये कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसका जो पहला मुख्यालय था वो अडयार में देखने के लिए मिला था, जिसको आज के समय में हम चेन्नई में देखते हैं, ठीक है। तो चेन्नई, अडयार, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और लगभग 1882 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। तो अगर आपसे पूछे थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये मतलब सबसे पहला मुख्यालय इसका कहाँ पर था, तो ये अडयार, चेन्नई में आपको देखने के लिए मिलेगा। 1882 में लगभग इसकी स्थापना होती है। लेकिन उसके बाद में अगर हम बात करें मतलब इससे पहले लाइक 1879 की बात है, उस समय पे इसको पहले मुंबई में भी हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफ़र करके ये चेन्नई में हो गया था। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसका जो पहला मुख्यालय जो मेनली हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है वो अडयार, चेन्नई में देखने के लिए मिलता है। लेकिन उससे पहले ना इसका एक हेडक्वार्टर मुंबई में भी था, लेकिन वहाँ पे कोई परमानेंसी नहीं थी। फिर बाद में लगभग 1882 में इसको ट्रांसफ़र किया गया था मद्रास, चेन्नई में, अडयार, मद्रास, चेन्नई में इसको ट्रांसफ़र किया गया था। एंड उसके बाद से ये पूरा कार्यभार अपना वहीं से ऑपरेट किया करते थे। और इनिशियली अगर हम बात करें कि मुंबई में जब ये पूरी सोसाइटी न्यूयॉर्क से यहाँ पर आई थी, तो प्रथम मुख्यालय अगर हम बात करते हैं तो उसने अपना मुंबई में स्थापित किया था, लेकिन वो परमानेंट नहीं था, उसको बाद में ट्रांसफ़र करके चेन्नई में कर दिया गया था, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर ऑप्शन देखो, ऐसे क्वेश्चन में कई बार क्या होता है ना कि जिसमें हमें लगता है कि डाउट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत रेयर ही होते हैं कि वो एग्जाम में पूछते हैं। बट इन केस अगर आपके एग्जाम में आ जाए और इसमें मुंबई भी दिया हो और अडयार भी दिया हो, तो ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं एग्जामिनर के वो अडयार को ही वो मतलब मानते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें ना कि परमानेंसी वाला जो हेडक्वार्टर था वो अडयार में स्थापित हो गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं बेगमपुरी मस्जिद के बारे में, तो इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। तो अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो उसी के शासनकाल में यहाँ पर जो बेगमपुरी मस्जिद है उसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक। और जब उन्होंने 1325 से 1351 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, उसी के दौरान उन्होंने इसकी जो पूरा मस्जिद था उसका निर्माण भी करवाया था। और ये जो मस्जिद है वो जहाँपनाह शहर के लिए प्राथमिक मस्जिद के रूप में बनवाई गई थी।
तो इसमें आपको इन जो ये सम्राट थे ये जो यहाँ पे राजा थे एक तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक, इनका नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, राइट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा भीम ऐप का पूरा नाम क्या है? तो आप लोगों ने भीम, यूपीआई ये सब काफ़ी सुना होगा। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि भीम जो होता है ना BHIM, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी ये फुल फॉर्म होती है भीम की। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। और इसकी अगर हम बात करें तो ये एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित एक मोबाइल भुगतान ऐप है। तो यहाँ पर यूपीआई भी आपने समझ लिया, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसी पर आधारित एक मोबाइल भुगतान ऐप है जिसका नाम है भीम ऐप, ठीक है? जिसको एनपीसीआई ने यानी कि जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो आपको भीम, यूपीआई, एनपीसीआई इन सभी की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में इनको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर्स राज्य को सदस्य नहीं है? अगर हम बात करें राज्यों का सदस्य नहीं है, हाँ सॉरी। तो देखिए अगर हम बात करें सेवन सिस्टर्स की, तो जब आपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को देखा होगा, अगर हम मैप में देखें तो ये आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। तो इसमें जो सिक्किम वाला एरिया है ना, इसको सेवन सिस्टर्स में हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ये असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब जो है ना यहाँ पर ये आते हैं सेवन सिस्टर्स के पार्ट। लेकिन सिक्किम को अक्सर एकमात्र भाई के नाम से कहते हैं, एक समझ लो, इसे सेवन सिस्टर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है? बट आजकल के ट्रेंड में ना आपने सुना होगा अष्टलक्ष्मी का नाम। तो अष्टलक्ष्मी ये काफ़ी फेमस टर्म हो रहा है, तो इसमें हम ये पूरे स्टेट्स को यहाँ पे जोड़ लेते हैं। बट आपसे पूछा गया सेवन सिस्टर्स के बारे में, तो सेवन सिस्टर्स में जो शामिल है वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा यहाँ पे मणिपुर है आपका, मिजोरम है आपके लिए, और मेघालय है, नागालैंड और त्रिपुरा है। इसमें सिक्किम नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य यानी कि इसका जो नेबरिंग स्टेट है वो इनमें से कौन सा नहीं है? तो जैसे ही आप मैप देखोगे बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, तो आप देखोगे कि आउट ऑफ दीज ऑप्शन झारखंड यहाँ पर है। तो देखिए ये है वेस्ट बंगाल और झारखंड, इससे भूमि मतलब इससे जो लैंड बाउंड्री है वो टच करता है, तो ये तो सही हो गया। फिर बात करें सिक्किम की, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है यहाँ पर, तो सिक्किम भी है। और उड़ीसा की बात करें तो जाहिर सी बात है उड़ीसा भी अपनी लैंड बाउंड्री को यहाँ पे शेयर करते हैं। लेकिन मेघालय की बात करें तो मेघालय इससे कोई भी लैंड बाउंड्री को शेयर नहीं करता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र ये बनाया था? तो भारत माता का प्रसिद्ध चित्र की बात करें तो इसके रचयिता है कौन? अबिंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर से कंफ्यूज नहीं होना है, ये है अबिंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर 1905 का आपको विद्रोह याद हो, वो सॉरी विभाजन याद होगा ना, बंगाल विभाजन, तो उसके समय में स्वदेशी आंदोलन के दौरान इस चित्र का इस्तेमाल काफ़ी किया गया था। तो याद रखना है आपको ये जो भारत माता की तस्वीर थी, जो पेंटिंग थी, वो बनाई थी किसने? अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन होगा उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। तो अगर हम बात करें उस पंजाबी मुस्लिम स्टूडेंट का नाम जो कि कैम्ब्रिज जो है उसका स्टूडेंट है, साथ ही में उसने पाकिस्तान टर्म को यहाँ पे कॉइन किया था, तो उस इंसान का नाम है क्या? वो है चौधरी रहमत अली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जो चौधरी रहमत अली थे, उन्होंने 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ये कानून के एक छात्र थे, यानी कि इन्होंने लॉ पढ़ा था वहाँ से, और इन्होंने ही जो पाकिस्तान शब्द है उसको गढ़ा था। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश ये किसने दिया था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ, ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो साल 1905 काफ़ी फेमस ईयर है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी बार इसका रेफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो 1905 में बंगाल विभाजन का जो आदेश था वो दिया था लॉर्ड कर्जन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि कर्जन ने काट दिया, तो ऐसे कि इसका विभाजन कर दिया, तो कर्जन काटना, तो यानी कि
ऑप्शन डी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। उस समय भारत के वायसराय ये लॉर्ड जो है कर्जन ही हुआ करते थे और इन्होंने ही जो है बंगाल के विभाजन की घोषणा भी करी थी। और ये घोषणा हुई थी 1905 के जुलाई के अराउंड में, लेकिन इसको प्रभावी किया गया था अक्टूबर 1905 में। हालाँकि पूरी घोषणा हुई 1905 में ही थी, तो इसलिए हम इसको 1905 का बंगाल विभाजन भी कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि पंजाब का कौन-सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो अगर हम बात करें कि कौन-सा शहर पंजाब का इसको रामदासपुर के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये हम अमृतसर की बात कर रहे हैं। तो अमृतसर को पहले रामदासपुर के नाम से जानते थे, जिसका नाम जो चौथे सिख गुरु थे, गुरु रामदास जी, उनके नाम पर पड़ा था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये है रामदासपुर, ये जो रामदास गुरु जी थे, उन्हीं के नाम पर ये पूरा नाम रखा गया था। और पहले हम इसको मतलब अब ये नाम किसका है? अमृतसर का, मतलब पहले अमृतसर को रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो अगर हम बात करें कि अगर हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करवाना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब वो कौन से हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि वो हाँ मतलब जो उच्च सदन है और जो निम्न सदन है, यानी कि जो लोकसभा है और राज्यसभा, दोनों से ही उसको पास करवाना है अलग अलग, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान के अनुसार अगर एक संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग-अलग पारित किया जाना चाहिए। तो यानी कि उच्च सदन हो यानी कि जो हमारी राज्यसभा और निम्न सदन यानी कि लोकसभा, दोनों से अलग-अलग इसको यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे पारित किया जाना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के किस राज्य में पेयजल भंडारण के लिए खादिन बनाए जाते हैं? तो अगर हम बात करें खादिन्स की, तो ये बनते हैं पेयजल भंडारण के लिए कहाँ पर? जहाँ पर पानी की कमी होगी, और पानी की कमी कहाँ पर रहती है अक्सर? जहाँ पे रेगिस्तान होगा, और रेगिस्तान कहाँ पर है? ये है आपका राजस्थान में, तो इसलिए आपको राजस्थान को रिलेट करना है। तो खादिन्स कहाँ पर बनते थे पेयजल भंडारण के लिए? तो ये बनते थे राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो ये विशेषकर से जो जैसलमेर वाला एरिया है ना, वहाँ पर इसको काफ़ी मात्रा में बनाते थे, क्योंकि वो बहुत ड्राई एरिया है, मतलब बहुत ही शुष्क क्षेत्र है वो, तो इसीलिए पेयजल भंडारण के लिए अक्सर वहाँ पर खादिन्स को बनाया जाता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और खादिन का पर्पज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक तरीके से जल संचयन विधि सूखे की समस्या से निपटने में मदद करता था, क्योंकि जब आप पानी को स्टोर कर लोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो इन फ्यूचर के लिए जब भी आपको पानी की आवश्यकता होगी, तो आप उस स्टोर किए हुए पानी को आसानी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये इसका काफ़ी बड़ा पर्पज़ यहाँ पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 50 रुपए का नोट जारी किया गया था। इस नोट के पीछे की ओर निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मुद्रित है? तो अगर देखिए आप कोई भी नोट देखोगे, लाइक आप 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, कोई भी नोट देखोगे, तो आप उसकी बैक की तरफ में ना किसी न किसी चीज़ का चित्र देखोगे, ठीक है? तो आपसे पूछा गया है कि जो 50 रुपए का नोट है उसके पीछे किस चीज़ का चित्र जो है वो छापा हुआ है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 50 रुपए के नोट के पीछे जो हम्पी के रथ है, यानी कि जो कैरियट्स ऑफ हम्पी है, वो यहाँ पर बने हुए हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप देखिएगा कि 50 रुपए के नोट के पीछे आपको हम्पी के जो ये कैरियट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। ऐसे ही आपको जितने भी करेंसी है ना उनके पीछे क्या एक तरीके से मतलब सॉरी क्या चित्र बना हुआ है वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, क्योंकि गॉड नोस कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 के, 2 के, 5 के, 50, 100, 500 इनके ऊपर मतलब कैसा इनके ऊपर पिक्चर्स हैं वो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कि आरबीआई फंक्शन नहीं करता है? तो देखिए, पहला है कि अंतिम निर्गम को ऋणदाता यानी कि लेंडर ऑफ द लास्ट इशू, फिर है सरकार का बैंकर,
फिर है बैंकर टू द पब्लिक और फिर है बैंक ऑफ द करेंसी इशू। तो देखिए, जो आरबीआई है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट तो है ही, मतलब अगर किसी के पास पैसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में आरबीआई के पास जाते हैं इंसान और वहाँ से पैसा को रेज करते हैं, तो ये तो सही बात है। फिर है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, तो जाहिर सी बात है कि ये जितनी भी सरकारें हैं ना उनका बैंकर भी ये होता है आरबीआई, तो इसमें ये बात भी सही है। लेकिन ये जो बैंकर है आरबीआई ये पब्लिक के लिए बैंक नहीं होता है, तो इसलिए आपसे नहीं कहीं पूछा हुआ है ना, तो इसलिए आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। अब आपने कभी सुना है कि भाई आप बोलोगे कि मेरा अकाउंट आरबीआई में है, मेरा अकाउंट मैंने आरबीआई में खुलवाया था, ऐसा तो नहीं बोलते ना, क्योंकि आरबीआई में पब्लिक का अकाउंट नहीं खुल सकता है, ठीक है। जो नॉर्मल पब्लिक है, आम जनता है, वो अपना यहाँ पे अकाउंट नहीं खुलवा सकते। ये तो ऐसे कि सरकार को लेन देन करना होता है या फिर इसके अलावा किसी और बैंक के पास पैसे की कमी है तो उसके पास पैसे भिजवाना, तो ये सब काम होता है आरबीआई का। लेकिन अगर हम बात करें ना कि जनता को पैसे देता है, तो ये जनता को डायरेक्टली पैसे नहीं देता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए यहाँ पे कि बाय यू कॉइन ने किस मुद्रा के थोक व्यापार के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म यहाँ पे पेश किया है। तो बाय यू कॉइन की बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि किस इंडियन प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, तो ये है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बेसिकली जो बाय यू कॉइन ने क्रिप्टो करेंसी के थोक व्यापार के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म पेश किया है, जिसको हम अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म बेसिकली ओवर द काउंटर के डेस्क के रूप में कार्य करेगा और जिससे उपयोगकर्ता बड़े पैमाने पर व्यापार कर सकते हैं, और इसका खास वैल्यू है कि यह शून्य शुल्क मॉडल पर कार्य करता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है बाय यू कॉइन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए यहाँ पे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत ये किसने करी थी। तो देखिए, इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो साल 2014 में हुई थी, और जब 2014 में होती तो डेफिनेटली उस टाइम पे पीएम कौन बन जाते हैं, उस टाइम पे पीएम बन जाते हैं देश के प्रधानमंत्री एट प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसकी यहाँ पे शुरुआत करी थी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। 2014 में इस पूरी स्कीम को यहाँ पे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना ये आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका पर्पस क्या था, तो इसका पर्पस था वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और देश के हर परिवार को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। ये इसका बेसिकली यहाँ पे पर्पस था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है। तो आप देखोगे, आपने जंतर मंतर अगर देखा होगा दिल्ली में, जयपुर में, तो आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से किस जगह पे जंतर मंतर नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि नागपुर में आपको कोई भी जंतर मंतर नहीं मिलेगा। इसके अलावा भारत में कुल 5 जंतर मंतर है, जो कि आपको नई दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर है, लेकिन जिस शहर में नहीं है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे नागपुर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बारहमासी नहीं है, यानी कि नॉन पेरिनियल रिवर है। तो बारहमासी नहीं का मतलब ये कि 12 महीने इसमें पानी नहीं आता है, तो इसमें जो कृष्णा रिवर है वो बारहमासी नदी नहीं है। इसके अलावा अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें, सिंधु की बात करें, गंगा की बात करें, तो ये बारहमासी रिवर होती है। दैट मीन्स इनका जो जल प्रवाह है ना वो पूरे साल बना रहता है। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो अपना पानी है ना वो ग्लेशियर के पिघलने और वर्षा से पोषित करती है। और ऐसा होगा कि कभी वर्षा ना हो तो जो ग्लेशियर्स है वो पिघलते रहते हैं, तो वहाँ से पानी आता है, तो अल्टीमेटली एक सोर्स बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ना कृष्णा रिवर की, तो ये पूरे एक साल यानी कि पूरे 12 महीने नहीं बहती है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में सबसे अधिक उपलब्ध और सबसे अधिक सघन रूप से खेती की जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो सबसे अधिक उपलब्ध जो है हमारे देश में मिट्टी, उसका नाम है एलिवल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत में सबसे अधिक उपलब्ध और सघन रूप से जो खेती की जाने वाली मिट्टी है ना उसको जलोढ़ मिट्टी ही कहा जाता है। और ये अत्यधिक जो उपजाऊ एरिया है हमारे ज़मीन का उसको ये कवर करती है। और इसमें इस मिट्टी ये बहुत उपजाऊ होती है, इसमें गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, दालें, इन जैसी तिलहन जैसी फसलें यहाँ पे उगाई जा सकती हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर होगा कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है।
तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है? तो ये हो जाएगा सुंदरवन आरक्षित वन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ एक ही ये पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट या मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा अगर हम बात करें ना तो ये आपको सुंदरवन आरक्षित वन में ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन नहीं है? तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन इनमें से कौन सा वो स्थान है जो कि आपको सॉरी हिल स्टेशन है, नॉट नहीं, हिल स्टेशन है वो पूछा हुआ है। ओके ओके ओके, तो हिल स्टेशन है तो इसमें माउंट आबू जो है ना वो आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके अलावा आप नैनीताल देखो, कसौली देखो, पंचगढ़ी देखो, ये आपको राजस्थान में नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको जो माउंट आबू है वही आपको मिलेगा कहाँ पर? राजस्थान में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये आपको राजस्थान का जो सिरोही जिला है ना वहाँ पर ये स्थित है। जो ये आपका है पूरा हिल स्टेशन माउंट आबू, ये आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ ई बुक को परचेज करना है तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.ravibooks.pdf.com पर। अगर आपको कोई भी बुक को प्रिंटेड फॉर्मेट में घर पर मंगवाना है तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviditipublication.com पर। अगर आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जहाँ पर आप पेड बैच को ज्वाइन भी कर सकते हो तो उसके लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन दैट इज रवि स्टडी ऐप, आपको उसको इंस्टॉल करना है। और इसके अलावा हमारे किसी भी वीडियोस को इंग्लिश में देखने के लिए आपको विजिट करना है रवि अदिति क्लासेस पर। सो अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग युग्म विषाणुओं के मतलब उनके कारण होता है, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि वायरस की वजह से होती है? तो जब आप ऑप्शन को देखोगे इसमें ऑप्शन है जैसे कि टाइफाइड, क्षय रोग, दाद एड्स, सर्दी एड्स, पेचिस सर्दी। तो उसमें जो कॉमन कोल्ड है, जो एड्स है, ये दोनों ही यहाँ पर वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये वायरस की वजह से होते हैं। इसके अलावा जैसे रिंगवर्म हुई तो वो तो फंगस की वजह से हो गई, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया हो गया। तो ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिर्फ वायरस की वजह से होने वाले इसमें होंगे एड्स और दूसरा कॉमन कोल्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो ध्यान रखना है, ठीक है, सर्दी और एड्स। तो कॉमन कोल्ड और एड्स आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसमें अगर हम बात करें ना एड्स ये कौन से वायरस की वजह से होता है तो इसमें आपको HIV वायरस का नाम भी ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम। तो ये भी कई बार इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे फिर बात करें स्कर्वी रोग ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि स्कर्वी रोग ये होता है विटामिन सी की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और जब ये स्कर्वी रोग होता है इसमें होता क्या है? तो इसमें जो हमारे मसूड़े होते हैं उसमें से खून निकलने लगता है, ठीक है। और मतलब काफ़ी अगर हम बात करें ना कि त्वचा के नीचे भी रक्तस्राव होने लगता है और घावों का ठीक से ना भरना, ये सब इसमें शामिल होते हैं। लेकिन अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें ना तो जब भी स्कर्वी रोग होता है तो जो मसूड़े हैं वहाँ से खून निकलने लगता है। और ये किस लिए होता है? जब हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। और इसको पूरा करने के लिए जैसे खट्टे फल हमें खाने चाहिए, लाइक जैसे संतरा, आंवला, ये सब हमें लेना चाहिए अगर हमें विटामिन सी की कमी को पूरा करना है। तो याद रहेगा स्कर्वी रोग रिलेट करना है विटामिन सी से। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि विटामिन सी का साइंटिफिक नेम ये क्या होता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जितने भी विटामिन है ना हमारे, तो उनसे होने वाले रोग एंड साथ ही में उनका साइंटिफिक नाम ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसीलिए आपको स्कर्वी रोग का साइंटिफिक नेम क्या है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि H1N1 वायरस का उल्लेख कभी कभी समाचारों में देखने के लिए मिलता है, ये किस रोग के संदर्भ में इसका इस्तेमाल होता है? तो अगर हम बात करें H1N1 वायरस की तो ये अक्सर आप देखोगे न्यूज़ में, और इसको आपको रिलेट करना है स्वाइन फ्लू से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कई बार बच्चे बर्ड फ्लू से कंफ्यूज करते हैं, बट नहीं, बर्ड फ्लू अलग चीज़ है और स्वाइन फ्लू अलग चीज़ें हैं। तो अगर आपसे H1N1 वायरस के बारे में बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ की? स्वाइन फ्लू की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मेनिंजाइटिस में निम्नलिखित में से कौन सा अंग यहाँ पे प्रभावित होता है? तो अगर किसी व्यक्ति को मेनिंजाइटिस हो जाता है तो उस कंडीशन में जो उसका मस्तिष्क है, जो उसका ब्रेन है एंड साथ ही में जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड है ना, यानी कि रीढ़ की हड्डी,
वो काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो जो उसका मस्तिष्क है ना, उसमें सूजन आने लगती है, ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं कि जो मेनिंजाइटिस है वो कौन से रिलेटेड आ गया, मतलब किसको प्रभावित करता है? तो वो प्रभावित करता है हमारे मस्तिष्क को, जिसमें मस्तिष्क जो है उसमें सूजन आने लगती है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसके अलावा जैसे हम देखेंगे ना कि जो मेनिंजाइटिस होता है तो जो ब्रेन है, रीढ़ की हड्डी है, वो आपस में जैसे कनेक्टेड सी रहती हैं। तो कहीं न कहीं उसका जो फ़र्क है ना, वो हमें हमारे रीढ़ की हड्डी में भी देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा कि निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान में भारत का दौरा किया था? तो ये बच्चे काफ़ी कंफ्यूज करते हैं कि किसके शासनकाल में कौन सा व्यक्ति आया था। तो जैसे अगर हम बात करते हैं हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन में शुरुआत हो रही है है से, और वैसे ही ह्वेन सांग में भी शुरुआत हो रही है से। तो इसलिए आपको रिलेट करना है कि हर्षवर्धन ह्वेन सांग के टाइम पे क्या हुआ था, भारत में आया था। और इसी को ही हम ज़ुआनज़ैंग के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसी का ही दूसरा नाम क्या था? ज़ुआनज़ैंग। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ह्वेनसांग लिखा है या फिर ज़ुएनज़ांग लिखा है, तो मतलब हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और एक तरीके से ये चीनी बौद्ध यात्री था, और इसने भारत का दौरा जब किया था तो अपने समय में इसने लगभग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो भी सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जो भी उन्होंने मतलब स्थितियाँ थी ना, उसके बारे में विवरण इन्होंने अपनी पुस्तक, जिसका नाम था सी यू की, उसमें इन्होंने उस चीज़ का वर्णन किया था। और ये लगभग भारत में 15 वर्षों तक ये रहा था। तो ये भी कई बार आपसे पूछ सकते हैं कितने समय तक रहे थे, तो लगभग 15 सालों तक ही इंडिया में रहते हैं हर्षवर्धन के टाइम पे। और हर्षवर्धन के टाइम पे जो भी यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो भी कंडीशन होती है ना, उस चीज़ को ये मेंशन करता है अपनी बुक सी यू की में। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था? तो पल्लव वंश वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंश ये है, डायनेस्टी ये है, और इसी के संस्थापक कहे जाते हैं सिंह विष्णु, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस पूरे वंश की स्थापना होती है 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में, ठीक है? और ये इन्होंने अपने शासनकाल में पल्लव वंश का काफ़ी विस्तार भी किया था, और इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम ये बन जाता है। तो सिंह विष्णु को जो है पल्लव वंश के संस्थापक माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को रिलेट करना है। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप कोई भी डायनेस्टी को पढ़ते हो, तो कई बार ना उसके फाउंडर और रियल फाउंडर वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो रियल फाउंडर कहने का मतलब ये होता है कि जिनके शासनकाल में वो पर्टिकुलर जो एरिया है, वो डायनेस्टी है, वो काफ़ी एक्सपेंड करती है। तो उस कंडीशन में उसको रियल फाउंडर कह दिया जाता है, तो ठीक है? तो कई बार ये भी बच्चों में कन्फ्यूज़न देखने के लिए मिल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे आप लोगों के लिए कि संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण में जो वैसर शैली है उसका विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन किसके द्वारा जो वैसर शैली है उसका विकास हुआ था? तो हमने नागरा स्टाइल, इसके अलावा द्रविड़ स्टाइल, ये सब हमने देखा था। तो ये मंदिरों को बनाने का एक स्टाइल होता है कि आपको किसमें इनको बनाना है, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं ना वैसर स्टाइल की, तो ये द्रविड़ और जो नागर है उन दोनों का मिश्रण ही क्या होता है? ये होता है वैसर शैली। और इसका जो यहाँ पे विकास किया था, जिसके समय में इसका बहुत विकास होता है वैसर शैली का, तो वो थे यहाँ पे कौन? चालुक्य वंश। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि चालुक्य वंश के द्वारा ये जो वैसर शैली है इसका काफ़ी विस्तार, काफ़ी विकास यहाँ पर होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे होगा, फिर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साल 2000 में विभाजित नहीं हुआ था? तो देखिए अगर हम बात करते हैं साल 2000 ईस्वी की, तो उस समय में जो महाराष्ट्र था वो विभाजित नहीं होता है, क्योंकि 2000 ईस्वी में 3 नए स्टेट्स हमारे बनते हैं, 3 स्टेट से अलग होके। तो मतलब 3 स्टेट्स हैं, उनसे ही अलग होके 3 नए स्टेट की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। उनका नाम कौन कौन सा है? तो एक होगा उत्तराखंड, एक होगा झारखंड, और एक होगा छत्तीसगढ़, ठीक है? अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर फॉर्मेशन होती है उत्तराखंड की। झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को इसकी फॉर्मेशन होती है, किससे अलग होके?
बिहार से अलग होके, ठीक है। इसलिए 15 नवंबर को हम झारखंड दिवस या फिर अगर हम बात करें ना 15 दिवस को और कौन सा डे बनता है, इस दिन जो बिरसा मुंडा जी है ना उनकी जयंती भी होती है, तो हम जनजातीय गौरव दिवस के नाम पे भी इसको मनाते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ किससे अलग होके बना था, तो छत्तीसगढ़ एमपी से यानी कि मध्य प्रदेश से अलग होके बनता है। तो इसमें अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो ये 1 नवंबर को बनता है। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 15 नवंबर को झारखंड और 9 नवंबर को यहाँ पे उत्तराखंड। उत्तराखंड अलग होता है उत्तर प्रदेश से, झारखंड अलग होता है बिहार से और छत्तीसगढ़ अलग होता है मध्य प्रदेश से। इसी के साथ 3 अलग-अलग स्टेट्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। तो जिसकी नहीं होती है, जो विभाजन नहीं होता है, तो उसमें नाम आएगा किसका? महाराष्ट्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उत्पादन पर्यावरण अनुकूल ये दृष्टिकोण नहीं है? तो अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर जनरेशन इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच, तो जब आप इनको देखोगे ना, कई बार जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तभी आपके आंसर्स भी निकल जाते हैं। तो अब देखो ऑप्शन को देखो, अगर आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हो तो क्या वो हमारे लिए कोई हार्मफुल है? नहीं, वो तो एक नेचुरल सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए सोलर पावर से कोई भी पर्यावरण को हार्म नहीं होता है। फिर बात करें पवन ऊर्जा की, तो क्या हवा से किसी चीज़ को नुकसान होता है? हमारे पर्यावरण को ये नुकसान पहुंचाता है? तो सोलर एनर्जी भी हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। फिर बात करें जैव अपशिष्ट की, तो जो अपशिष्ट होता है वो तो बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि आसानी से वो जो है डिग्रेड हो जाता है। तो जाहिर सी बात है ये भी हमारे लिए कोई भी इन्वायरमेंट का खतरा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें थर्मल पावर की, तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन भी कॉज करता है और ये हमारे इन्वायरमेंट को लेकर भी काफ़ी फ्रेंडली नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन वो कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि तापी गैस लाइन पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, तापी में ही नाम छुपे हैं सारी कंट्रीज के। टी स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए स्टैंड्स फॉर अफगानिस्तान, पी स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान और आई स्टैंड्स फॉर इंडिया। तो इसलिए ये भी है, अफगानिस्तान भी है, भारत भी है, लेकिन ईरान यहाँ पर नहीं है। इसकी जगह कौन सी कंट्री आ जाएगी? पाकिस्तान। तो ये तापी गैस लाइन में 4 जो है देश यहाँ पर आते हैं, जिसमें कि आपको तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इनका नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप मैप से भी समझ सकते हो, यहाँ से इंडिया से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और ये पूरा यहाँ पे तजाकिस्तान तक इसकी ये पूरी जो ये पाइपलाइन है ना, ये बिछी हुई है। हालांकि अभी इतनी ऑपरेशनल नहीं हुई है ये, बट प्रस्तावित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें करेक्ट आंसर होगा ईरान। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अल मतरूशी ये किस देश से संबंधित है? तो अगर हम इनकी बात करें, नूरा अल मतरूशी, तो इनका संबंध आएगा यूएई से। अब ये यहाँ पर क्यों हमने डिस्कस किया है, क्योंकि ये यूएई की यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, जिन्होंने नासा का एक अंतरिक्ष यात्री समूह था जिसमें इन्होंने प्रशिक्षण यहाँ पे किया था, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे महिला अंतरिक्ष यात्री है नूरा अल मतरूशी यूएई से, और ये वहाँ की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य और संगीत है जो छड़ी समान मतलब इसका नृत्य होता है, मतलब छड़ी जो स्टिक्स होती है ना, उनके जैसे ये पूरा नृत्य होता है और बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश से। तो ध्यान रखना है, ये हो जाएगा यहाँ पे कोलनालू, ठीक है। नालू जो है ये बेसिकली आंध्र प्रदेश का एक काफ़ी लोकप्रिय नृत्य और संगीत है, और इसको ही हम कोल्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी इसमें, तो बट आपको ऑप्शन से रिलेट करना है कोलनालू को, ठीक है, कोलनालू को, राइट। और ये एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो कि एक तरीके से लयबद्ध गति, गीत, संगीत का एक संयोजन है, जिसमें नर्तक अपने दोनों हाथों में सजी हुई छड़ियाँ जो है ना थामे रहते हैं। आप देखोगे ना यहाँ पे छड़ी यहाँ पे रहती है और उन्हें लयबद्ध तरीके से आपस में टकराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए सतत विकास के उद्देश्य से घोषित एजेंडा 21 में, ये 21 जो है इसका मतलब क्या होता है? तो एजेंडा 21 में 21 ये किस चीज़ को डिनोट करता है? तो 21 यहाँ पे डिनोट करता है किस चीज़ को? 21st सेंचुरी को, यानी कि 21वीं सदी को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है।
और इस पूरे एजेंडा 21 की बात करें तो इसका पर्पज़ ही ये था कि 21वीं सदी की में जो पर्यावरण संरक्षण है, आर्थिक विकास है, सामाजिक समानता, उनके बीच में संतुलन बनाना, ठीक है? और ये 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था ना, उसके दौरान में एजेंडा 21 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र कौन सा है? तो हमने आज ही डिस्कस किया है इसी वीडियो में कि जो 2011 की पॉपुलेशन सेंसस हमारा जो हुआ था उसमें जो सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ थी वो मिली थी महाराष्ट्र में। तो ऐसे ही सबसे बड़ा जो स्लम एरिया है ना हमारे पूरे भारत का, वो भी आपको महाराष्ट्र में जो धारावी है ना, वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा स्लम एरिया वो धारावी है जो कि मुंबई में स्थित है, और ये एशिया का, नॉट इन इंडिया बट ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी माना जाता है। और ये इसमें बहुत आबादी है यहाँ पे, बहुत गंदा, ये बहुत ही मतलब बहुत ही गंदा ये एरिया यहाँ पे माना जाता है। तो इसको एक तरीके से आप समझ सकते हो कि इसको मिनी इंडिया भी कई बार लोग बाग बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग बाग आके यहाँ पे ना बसते हैं। तो धारावी सबसे बड़ा स्लम एरिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्नलिखित में से किसके अंग को हम आत्मघाती थैल यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, तो ये तो हमने बचपन में कई बार पढ़ा है कि किस सेल के किस पार्ट को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल तो माइटोकॉन्ड्रिया है, बट अगर आपसे पूछे सुसाइडल सेल कौन सा है, तो सुसाइडल बैग ये कहे जाते हैं लाइसोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, लाइसोसोम। अब इनको हम आत्मघाती थैली या फिर लाइसोसोम्स क्यों कहते हैं? तो देखिए, अब कोई भी चीज़ सुसाइड करेगी तो वो खुद से ही खुद को ख़त्म कर लेगी। दैट मीन्स कि इनमें ना जो मौजूद पाचन एंजाइम्स होते हैं ना, वो जब क्षतिगत या फिर बेकार हो चुकी जो कोशिका है उनको पचा लेते हैं, और जैसे ही वो कोशिका को पचा लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कोशिका के अंदर जो भी मटेरियल होगा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब, तो वो भी आप फट जाते हैं। तो लाइसोसोम जो फट जाएगा और वो अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि लाइसोसोम एक तरीके से सुसाइडल बैग है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा आप लोगों के लिए कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो पाइका नृत्य की बात करें तो ये मुख्यतः जो उड़ीसा स्टेट है उसमें काफ़ी प्रचलित है, और उड़ीसा में भी जो एक खुर्दा जिला है वहाँ में इसको काफ़ी अच्छे से मनाते हैं। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसको पाइका को उड़ीसा से ही रिलेट करोगे, लेकिन हाँ ये वहाँ का एक मूल मतलब स्थान का एक नृत्य है। लेकिन इसके अलावा झारखंड के भी कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो पाइका नृत्य है वो मनाया जाता है, तो इसलिए आपको उसमें उड़ीसा को याद रखना है। तो पाइका अगर नृत्य पूछे तो आपको उड़ीसा, और अगर ऑप्शन में उड़ीसा ना हो तो आप झारखंड भी टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्न में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? तो अगर आपसे बोर्नियो पूछे, जावा पूछे, सुमात्रा पूछे, तो आप नाम से ही समझ जाओगे कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जो बोर्नियो है, जावा है, सुमात्रा है, ये सब इंडोनेशिया के द्वीप समूह के द्वीप हैं, और ये सुंडा द्वीप समूह का हिस्सा है जो कि इंडोनेशिया द्वीप समूह के भीतर एक बड़ा द्वीप समूह है। मतलब इंडोनेशिया एक कंट्री आप समझोगे ना, तो उसके अंदर एक और चीज़ है दैट इज सुंडा, और सुंडा के अंदर आपको बोर्निया, जावा, सुमात्रा ये सब देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों ने रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पनामा शहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो अगर हम बात करते हैं पनामा नहर की, तो पनामा नहर ये आपको जो मध्य अमेरिका है यानी कि सेंट्रल अमेरिका, वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आप देखोगे ना यहाँ पे, जैसे ऊपर पूरा नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, नीचे हमारा साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, इसी के बीच में ये जो पूरा एरिया आता है ये आता है सेंट्रल अमेरिका वाला, और इसी में ही आप देखोगे यहाँ पे ये आती है पनामा नहर, जो कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे ध्यान रखना है। और किस किस को ये जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को पैसिफिक ओशियन से क्या करती है? ये यहाँ पर इसको जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कालिदास ने अपना काव्य मेघदूत ये किस भाषा में लिखा था? तो कालिदास ने अपना काव्य जिसका नाम था मेघदूत, इसको लिखा था संस्कृत लैंग्वेज में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ से तैयार हो गए हैं। पहला तो ये कि मेघदूत को किसने लिखा है? तो मेघदूत को लिखा है कालिदास ने, किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है।
और इसमें किस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया ये भी हम जान लेते हैं। तो इसमें एक यक्ष यानी कि जो राजा कुबेर के द्वारा निर्वासित है और उनकी प्रेमिका की विरह की कहानी है, जिसमें यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपने संदेश भेजता है। तो इसलिए इस यहाँ पर ये पूरी पुस्तक का नाम है मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि अंथूरियम, जिसका नाम एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर रखा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो अंथूरियम की बात करें तो काफ़ी फेमस एक फूल भी है ये, इस तरीके का ये पूरा फूल है यहाँ पे, और इसके ऊपर एक राज्य का एक प्रमुख त्योहार भी है। तो अंथूरियम की बात करें तो ये त्योहार मनता है कहाँ पर? मनता है ये मिजोरम में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो अंथूरियम एक फूल का नाम भी है और अंथूरियम के नाम पर ही एक राज्य है मिजोरम, उसका एक जो है त्योहार भी है अंथूरियम के नाम से। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है उसको आपको रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन यहाँ पर दिया गया है? तो 16 महाजनपदों का वर्णन ये आपको अगुंतर निकाय में देखने के लिए मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगुंतर निकाय 16 महाजनपदों का इसमें वर्णन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सूरसेन महाजनपद की राजधानी ये कहाँ पर थी? तो सूरसेन महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी आपको मथुरा में देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर? मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध जैन मंदिर है? तो प्रसिद्ध जैन मंदिर की बात करें आउट ऑफ दीज ऑप्शन तो आपको दिलवाड़ा जैन मंदिर जब दिखेगा तो वो एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी को रिलेट करना है। ऑप्शन नंबर बी दिलवाड़ा मंदिर ये काफी फेमस जो है जैन मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे होगा, और हाँ ये है कहाँ पर? तो ये दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वो आपको राजस्थान के माउंट आबू में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा कि यूएसए का कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था? तो यूएसए का कौन सा ऐसा स्टेट है जो कभी रशियन लैंड हुआ करता? तो वो है यहाँ पे अलास्का। तो अलास्का जो है वो एक समय पे कभी रूसी भूमि हुआ करता था और लगभग 1867 के अराउंड में अमेरिका ने 7.2 मिलियन डॉलर रुपए देकर रशिया को इसको खरीदा था। ठीक है, तो इसमें अलास्का ये कभी रशियन भूमि हुआ करता था, लेकिन आज के समय में नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों का सुरक्षा प्रदान करता है? तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड? तो ये बात करता है अनुच्छेद 22 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो अनुच्छेद जो 22 है वो गिरफ्तार या फिर हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है और ये अधिकार प्रदान करता है कि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जाए, वकील से परामर्श करने और उनसे बचाव का अधिकार उनको प्राप्त हो और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश किया जाए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये था आपके 50 क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके अलावा आप टेस्ट के कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट वन इज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान में निम्न में से किसने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र यहाँ पे बनाया था? तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अल मतरूशी ये किस देश से संबंधित है? एंड थर्ड वन इज पनामा नहर ये किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका जो भी आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा आप इंग्लिश मीडियम चैनल के लिए हमें रवि अदिति क्लासेस पर फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको सभी बुक्स हमारी मिल जाएंगी एंड साथ ही में PDF नोट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो www.ravibookspdf.com को। एंड साथ ही में आप मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर का जो हमारा बैचेस चल रहा है वो भी आपको मिलेगा, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, GS के नोट्स मिलेंगे, ई बुक्स मिलेगी, साथ ही में यूट्यूब पर जो भी वीडियोस होती है उनके नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर के नोट्स आपको मिलेंगे, फ्री PDF मिलेगी, 25,000 प्लस क्वेश्चन का GS टेस्ट भी आपको मिलेगा। एंड साथ ही में आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।